सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि IPv4 के क्लास ए के बारे में बात करें तो क्लास ए में जो पब्लिक IP रेंज है वो होता है 1.0.0.0। पहले वाला इसलिए नहीं लेते हैं 0.0.0 क्योंकि वो यूनिवर्सल IP एड्रेस होता है। तो 1 से स्टार्टिंग करते हैं तो 1.0.0.0 से लेकर के 127.0.0.0 ये हमारा होता है क्लास ए का पब्लिक IP एड्रेस, यानी कि इसको जो है पब्लिक यूज़ कर सकती है। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑक्टल वैल्यू लेते हैं, फर्स्ट ऑक्टल वैल्यू कौन कौन सी होती है? ये 4 होती हैं। मतलब अगर आप IP एड्रेस के लिए बात करें तो यहाँ पे 3 डेसिमल नंबर होते हैं और 4 डिजिट्स के लिए नंबर स्पेस ब्लैंक होती है, जिसमें से अगर हम फर्स्ट ऑक्ट के बारे में बात करें ये हो गया 1, और यहाँ पे फर्स्ट ऑक्ट के बारे में बात करें तो क्या हो गया 127। तो हमारा क्या हो गया 1 से लेके 127 हमारा क्या हो गया फर्स्ट ऑक्ट वैल्यू। फर्स्ट ऑक्ट वैल्यू किससे निकलती है? पब्लिक IP रेंज से ही निकलती है फर्स्ट ऑक्ट वैल्यू, ध्यान रखिएगा। फिर प्राइवेट, अब ये था पब्लिक के लिए, और प्राइवेट का IP रेंज यहाँ पे कितना होता है 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255.255। इसका सब मास्क क्या होता है? जब यहाँ पे कितना है 255, तो इसका सब मास्क क्या हो गया 8 बिट्स का 255.0.255.0 तो 255.0.0.0 ये इसका सब मास्क हो गया। नंबर ऑफ नेटवर्क्स इसमें कितने होते हैं 126, इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लगभग 17 मिलियन जो होस्ट को क्या कर रहा है, इस नेटवर्क के होस्ट को पर प्रत्येक नेटवर्क में ये क्लासीफाई करता है। तो ये क्लास ए हो गया। क्लास बी के बारे में बात करें तो क्लास बी जो इसका पब्लिक IP रेंज होता है वो 128.0.0.0 से लेकर के 172.31.255.255। फर्स्ट ऑक्ट वैल्यू क्या हो गई इसकी 128, ठीक है, और से लेकर के हमारा ये निकलता है 191। क्या हो गया 128 से लेकर 191। प्राइवेट IP रेंज कितनी होती है 172.1.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255। ये इसमें 8 to 16 होता है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे आप 8 प्लस और कर दिए, 8 + 8 कितना हो गया? क्लास ए में कितने बिट्स का था 8 बिट्स का था। अगर इसमें प्लस 8 और कर दिए या इसको डबल कर दीजिए तो 8 का डबल क्या होता है 16। तो यहाँ पे क्या हो गया 16 बिट्स। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या था 255.0.0, यहाँ पे 0 के प्लेस पे 255 आता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स यहाँ पे 126 सिर्फ 126 थे। यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स के बारे में बात करें तो 16,382। ठीक है, लेकिन प्रत्येक नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क अगर हम बात करते हैं प्रत्येक नेटवर्क में होस्ट कितने, तो सिर्फ हैं 65,534, और इसमें कितने थे लगभग 17 मिलियन। तो नेटवर्क कौन सा बड़ा हुआ? क्लास ए नेटवर्क बड़ा हुआ। कौन सा नेटवर्क बड़ा हुआ? क्लास ए का जो IP है वो बड़ी होती है। ठीक है, क्लास का कंपैरिजन करें तो क्लास बी से ये बड़ी हुई इस नंबर ऑफ नेटवर्क के भी हाफ पे। बाकी अदर क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है अदर होता है। क्लास सी के बारे में बात करते हैं, ये स्मॉल लोकल नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जनरली। इसकी जो IPv रेंज होती है 192.0.0.0 से लेकर के 192.168.255.255। अब इनकी फर्स्ट ऑक्टल वैल्यू कितनी हो गई 192 क्या हो गई फर्स्ट ऑक्टल वैल्यू, और से लेकर 223 तक। अब यहाँ पे प्राइवेट IP रेंज कितनी होती है 127 से लेकर 0.0.1 से लेकर के 127.255.255.255। और अब मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से 8 प्लस करना होता है, क्लास ए से क्लास बी आए थे तो हमने क्या किया था बिट्स में किसको प्लस किया था 8 में 8 को ही प्लस किया था, तो कितना हुआ था 16। अब 16 में अगर 8 को प्लस करते हैं तो कितना होगा 24। तो ये हो गया डेट्स क्लास सी। क्लास सी कितने बिट्स का हो गया 24 बिट्स का हो गया। कितने बिट्स का हो गया 24 बिट्स का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क 254 होते हैं। मतलब अगर हर मायने में हमें जो क्लास ए नेटवर्क है वो सबसे बड़ा लग रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे होस्ट के बारे में बात करें तो जो होस्ट होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों को जो है जनरली लोग क्लास ए के बाद क्लास बी को एक्सेस कर सकते हैं, ये एक्सेसिबल होता है। लेकिन अब हम बात करें क्लास डी, क्लास ई के बारे में, तो ये जो क्या होता है कि ये होस्ट के लिए एलोकेटेड ही नहीं होता है, मतलब आप इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। क्लास डी और क्लास ई क्या होते हैं?
जो क्लास ई होता है वो तो बिल्कुल ही रिजर्व होता है। क्या होता है? बिल्कुल रिजर्व होता है। वो जनरली रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो रिजर्व, ये तो रिजर्व तो होता ही है, ये तो बताया गया था, और एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो क्लास ई होता है वो एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आईपी के जो टीवी के केबल चैनल्स होते हैं उनके लिए, जैसे आईपी बेस्ड केबल टीवी नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है मल्टीकास्टिंग के लिए क्लास डी नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या होता है, ये होस्ट के लिए क्या होता है, एलोकेटेड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एलोकेटेड नहीं होता है क्लास डी होस्ट के लिए, जबकि क्लास ई भी होस्ट के लिए एलोकेटेड नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जनरल, अगर क्लास ई को बारे में बात करें तो ये जनरल यूज़ के लिए इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए। जबकि क्लास ए को आप क्लास बी को आप जनरल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लास ई को आप जनरल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है, इसमें अगर प्रत्येक IPv यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 बोले इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्लासेस। इनकी ये क्लासेस होते हैं जिसमें पब्लिक IP रेंज देखते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑक्ट वैल्यू देखते हैं, प्राइवेट IP रेंज देखते हैं, सब मास्क देखते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स देखते हैं। अगर बात करते हैं BCA, MCA, O लेवल, A लेवल, B लेवल, और इसके अलावा जो नेट हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्सेज होते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल के IPv से रिलेटेड ज़रूर आपके पास जो है क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और इसका सॉल्यूशन IPv में आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैंने आपको क्लासेस के बारे में डिफाइन किया है कि जो क्लासेस होते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में प्रत्येक क्लास को जो है डिफाइन करके बताएंगे, क्लास ए का यूज़ क्या होता है, रोल क्या होता है, और क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी क्लास ए को अलग बताएंगे, क्लास बी को अलग बताएंगे, क्लास सी को अलग, डी को अलग, ई को अलग। हम सबको जो है अलग अलग क्लासेस में अलग बताएंगे, जिससे कि आपको प्रत्येक क्लासेस का क्या क्या यूज़ होता है और किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये IPv4 की क्लासेस। अब इसके बाद आता है IPv, इसका जो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम जो है IPv6 वर्जन नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो IPv4 के ऊपर बहुत सारा लोड पड़ गया था, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं प्रत्येक मिनट में बहुत सारे गैजेट्स जो है सेल हो रहे हैं, तो उनका जो नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इंटरनेट के सर्वर्स पर लोड पड़ रहा है, फ्रेंड्स, लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है IET अब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के बारे में बात करें, या गूगल के बारे में बात करें, या बहुत सारे जो वेब डेवलपर्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, वेब डेवलपर्स के बारे में बात करें। वो वेब डेवलपर्स जो है IPv4 में ओवरलोड पड़ रहा था, क्योंकि डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट को सिर्फ भारत में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे भी आपको नेटवर्क एक्सेस होता है, वहाँ से आप वेब को यानी कि वैन को यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क को आप एक्सेस कर सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हर एजुकेटेड पर्सन भी कर रहा है। एजुकेटेड पर्सन तो कर ही रहा है, और जो लोग एजुकेटेड नहीं भी हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस को बढ़ने की वजह से इस पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ गया, IPv4 पर लोड पड़ गया। इसकी वजह से जो है वेब डेवलपर्स ने IPv6 का जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है लागू किया वेब पर, और आज के समय में IPv6 सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट हो रहा है और स्मूथली डिवाइसेस को रन भी करवा रहा है। यानी कि इसकी IPv6 की वजह से बहुत ही स्मूथली जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट और स्मूथ चल रहा है, और बहुत हाई स्पीड कनेक्टिविटी को भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि इंटरनेट आखिर आता कहाँ से? तो मैं आपको बता दूँ कि सागर में ओशियन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी फाइबर ऑप्टिक लाइंस बिछाई गई है, वो भी हाइब्रिड तरीके से, यानी कि प्रत्येक लाइन एक दूसरे से तो कनेक्ट है ही है, साथ साथ जो है मल्टी लाइंस को डाला गया। वो फाइबर ऑप्टिक भी बहुत ही हैवी केबल्स होती हैं जो
जो कंट्री टू कंट्री जो है आपस में कनेक्ट करती है। अब जैसे कि हमारे भारत में मान लीजिए मुंबई में इंटरनेट कनेक्टिविटी आई, ठीक है, तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो हमारे ISPs है यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि रिलायंस, जियो के बारे में बात करते हैं, मुकेश अंबानी जी हो गए, एयरटेल हो गए, वोडाफोन आइडिया हो गए, और भी लोकल्स वहाँ के जो हैं जैसे एक्साइटेल, कॉम्बे, बहुत सारे जो लोग इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से एक्सेस लिया और हम लोग को जो है कुछ प्लान्स के अनुसार जो है हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की थी। अगर हम ब्रॉडबैंड के बारे में बात करें तो हमें अनलिमिटेड डेटा यूज़ करने को मिल जाता है, जबकि अगर हम वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बात करें जो सिम के द्वारा कनेक्टिविटी के द्वारा हम यूज़ कर पाते हैं सर्वर से या नेटवर्क से, या अगर हम बात करें बड़े बड़े ट्रांसमिशन से, तो हम उसके लिए हमें पर्टिकुलर प्लान लेना पड़ता है। वहाँ पे हमें पर GB के हिसाब से हमें डेटा मिलता है पर डे पे, ये हमारे भारत पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इंटरनेट हम तक पहुँच पाते हैं और हम उसका यूज़ कर पाते हैं। कुछ अगर हम बात करते हैं, बहुत लोगों ने हमसे पूछा था कि हमारे पास 4G सेट है और फिर भी हमने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले रखा है, फिर भी हमने 200 Mbps का प्लान ले रखा है, 300 Mbps का प्लान ले रखा है, लेकिन हमारे पास 40 to 50 Mbps से 60 Mbps सुपर स्पीड आती ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो हम आपको इसका एक रीज़न बताना चाहते हैं। अगर हम किसी भी राउटर के बारे में बात करें तो वहाँ पे राउटर में ड्यूल राउटर होता है, जिसमें 2.4 GHz और 5.0 GHz की दो फ्रिक्वेंसीज को वो निकालता है, जिसमें से अगर जो पर्टिकुलर ये कॉन्फ़िगरेशन अगर जो मोबाइल हैंडसेट का होता है, जो मोबाइल हैंडसेट में अगर आपका पुराना वर्जन है जिसमें 2 GB रैम है और पुराना ओल्ड प्रोसेसर लगा है, तो वो 2.0 GHz के बैंडविड्थ को पकड़ता है, जिसमें फ्रिक्वेंसी रेंज कम होती है। और 5.0 में जो एडवांस जितने भी आजकल के 5G फ़ोन्स आ रहे हैं, जिसमें मिनिमम रैम 4 GB है और हाई कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेसर लगा है, तो वहाँ पे आपको 5.0 की स्पीड वो कैच करेगा और वो अपनी 5G का फुल स्पीड आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट जिस ISP से आपने कनेक्शन लिया, जो स्पीड आपको मिल रही है वो आपके हैंडसेट कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ही हो। वो आपके हैंडसेट का कॉन्फ़िगरेशन जिस हिसाब से होता है उसके हिसाब से वो फुल स्ट्रेंथ जितना वो आपको दिखा सकता है, शो कर सकता है, वही आपको शो करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।